नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा सफाई के नाम पर पोखलैंड और जेसीबी मशीनों से खनन जारी है। इस बात पर मात्र संसद ने सुराज सेवा दल और भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर बैठक की। जिलाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक बेनिताज रही और जिसके बाद सभी संगठनों ने धरना देने का फैसला किया। मात्र सदन ने प्रशासन पर हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी और सरकार के निर्देशों के आगे बेबस होने का आरोप लगाया। देखिए, सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। और वर्तमान में उस पॉलिसी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, मात्र सदन के साथ में स्टेट का चल रहा है और वर्तमान में उस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं दिया है। और अगर कोई स्टे होता तो उसका अनुपालन किया जाएगा और जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। डीएम साहब अगर खुद को सक्षम अधिकारी समझते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे सकते। इन चारों को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है, और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे। जो कि ये चंडीगढ़ के चार माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। इसी के लिए यहाँ पे हरिद्वार को अलग किया गया था उत्तराखंड से, और आज सारे लोग यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। इस बात को जान लीजिए, अगर प्रशासन इस बात को नहीं रुकवाएगा तो हम वहां जाकर के खुद रुकवाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं हटाएंगे और चंडीगढ़ के माफिया को वहां से भगाएंगे। कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, इन सबके विरुद्ध नाम से फाइल करेंगे। डीएम साहब छुप के नहीं बैठ सकते, वो जवाब दे। मातृ सदन है, गुरुदेव वहां बैठे हैं, वहां पे एक एक प्रश्न का हमारे उत्तर दें। हम लोगों ने कोई कच्ची कलियां नहीं खेली है, हम लोग कानूनी बात करते हैं। आई एम एन एडवोकेट माई सेल्फ, हम हाईकोर्ट में खुद लड़ रहे हैं वहां पर। सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। ये बात अगर जो है ड्रेजिंग की कर रहे हैं और कॉमर्शलाइज की कर रहे हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ये जा रहा है पत्थर, तो इसका मतलब निश्चित तौर से ये पैसा लिया गया। अगर पैसा लिया गया तो कॉमर्शलाइज हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ड्रेजिंग हो या कोई भी खनन हो, वो कॉमर्शलाइज नहीं होगा। और अगर कॉमर्शलाइज हो रहा है तो निश्चित तौर से ये हमारे आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी हो रही है, माँ गंगा के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, जिसको सुराज सेवा दल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। ये बात अगर खबर हरिद्वार से है, जहां पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैथियाल पंड्यन ने विकास भवन में कैच द रेन और जल संरक्षण अभियान की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत 2019 से तालाब निर्माण, जल रिसर्च और इसके साथ ही वृक्षारोपण जैसे कार्य हो रहे हैं। जिले में 24,000 हैंडपंप हैं और जिनमें से 6,000 बंद हैं। संयुक्त सचिव ने ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने और शैलो वाटर वाले हैंडपंप बंद करने का जोर दिया है। जल शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय ने सीनियर अधिकारियों को जिले का आवंटन किया गया है, उसी के तहत मुझे हरिद्वार जिले का आवंटन मिला है। मैं पहले यहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी प्रभारी हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जिले में जितने भी हमारा जो जल संवर्धन से संबंधित योजनाएं हैं, उस योजनाओं से संबंधित सभी विभागों से मिलकर एक कार्य योजना तैयार करना था। प्री मानसून, उसमें दो किस्म की हमारे फील्ड विजिट है। उसमें एक तो प्री मानसून, जो मानसून शुरू होने से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ पर जो है क्या क्या सभी विभागों ने एक कार्य योजना में तैयार करके दिए थे। इस मानसून सीजन में हम क्या क्या कार्य करेंगे, फिर उन योजना का अभी हम मानसून सीजन ख़त्म होने के बाद यहाँ आके हम समीक्षा करने आए थे। उन योजनाओं का क्या रहा है, उसमें करने में, इम्प्लीमेंट करने में क्या सफलता मिली है और कहीं पर कोई कठिनाई हुई तो क्या कठिनाई हुई, उसको आंकलन करने के लिए हम लोग आए हैं। जल शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार के जो
खबर मसूरी से है, जहां बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर लगाने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रशासन और राजमार्ग अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी। लोगों का कहना है कि डिवाइडर से दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है और दुकानदारों के व्यापार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने डिवाइडर हटाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही माल रोड के बैरियर प्रतिबंधित समय में बदलाव का भी विरोध जताया। चीज का कोई मानक होता है और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का भी एक मानक है, कम से कम 50-60 फुट की रोड हो तब तो डिवाइडर लगाने का औचित्य है। इतनी फुट की यहाँ पे रोड नहीं है और ये डिवाइडर पूरा प्रभावित कर रहा है हमारे व्यापारियों को, हमारे जो ये पार्किंग वाले हैं, होटल वाले हैं, सबके व्यापार पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, आप जानते हैं कि वहाँ पर मार्ग इतने चौड़े नहीं होते हैं और ये एक मुख्य बाजार है और एक मुख्य जगह है कैंपटी स्टैंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। अगर इस तरह का डिवाइडर यहाँ लगेगा तो आए दिन और जो जाम की स्थिति है जो यहाँ आकर खुलता है वो और ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रशासन को हर जो काम मसूरी में कर रहे हैं, वो जो बैरिकेड जो मसूरी का माल रोड का जो बैरियर है उसमें भी समय अवधि उन्होंने 12 बजे रात कर दी है। तो जो लोकल लोग हैं जो कहीं शादियों में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो 10:30 बजे का टाइम था उसे बढ़ाकर रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है। तो जहां स्थानीय लोगों को इसकी परेशानी होगी, वहां पर्यटकों को भी इसकी परेशानी होगी। क्योंकि एक मानक होता है डिवाइडर कहाँ पर लगाया है, नेशनल हाईवे रोड मानते हैं, मगर नेशनल हाईवे रोड के डिवाइडर जो लगा दिया तो टूरिस्ट कभी भी वाहन के लपेट में आ सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। अभी जो मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग अलग है, व्यापारियों की दुकान अलग है और होटल के रास्ते ये लोकल चौराहा है। लोकल चौराहा, चार तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, उनका विचार विमर्श जरूर किया जाए ताकि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाए। और अभी जो मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी खबर काशीपुर से है, जहां जलभराव से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। मोहल्ले में पानी जमा होने के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने काशीपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। जी नमस्कार। इस कॉन्टेक्स्ट में एज ए उपाध्यक्ष मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डेली पर वीक एक दिन काशीपुर के ऑफिस में बैठूं। तो थर्सडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठेंगे और जो भी हमारी चालानी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको यहाँ पे सुना जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने 5 to 6 ऐसे कॉलोनीज़ को चिन्हित किया था जिसको हम लोगों ने चालान किया है और उसकी आज सुनवाई थी। तो उन्हें जहाँ पे हम नक्शा पास कर सकते हैं वहाँ पे विधिवत नक्शा पास करने के लिए आदेशित किया गया है और उनका कोर्ट प्रोसीजर चल रहा है। जेई अभी हमारे पास नए जेईज़ आ गए हैं और 3 जेईज़ काशीपुर ऑफिस में ज्वाइन किए। ये लगातार इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये अपने फील्ड में रहेंगे और जो भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें वो इन्फोर्समेंट का कार्रवाई करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कटारमल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से निकाले गए लाखों के पत्थर और 2 लोडर मशीन सीज की हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम आलोक कुमार पांडे की सख्ती के बाद यह कार्रवाई हुई है और माफिया पुराने पट्टों का दुरुपयोग कर पहाड़ से पत्थर निकालकर बेच रहे थे, जिसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया और छापेमारी करी है। इसी संबंध में आज कटारमल में मैं रात में वहाँ पे मैंने छापेमारी करी। तो वहाँ पे जो पूर्व में प्रतिबंधित माइने हैं, 2 माइने हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ पे जेसीबी लगा के अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। तो मौके पर मैंने थाना अधिकारी और विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, तो उसमें अभी उनके द्वारा चालानी कार्रवाई करी जा रही है। जेसीबी भी जब्त करी गई है, तो जहाँ पे अवैध कार्य हो रहा है और दोनों थानों में अवैध जैसा कि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि
हॉलबाग में कहीं पे अवैध खनन हो रहा था या वहाँ से ले जाया जा रहा था, उसको लेके जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। और निश्चित रूप से हमारा तो ये कहना है कि जब कोई आम व्यक्ति कहीं अपने भवन बनाने के लिए या अपनी निजी भूमि में कहीं पे भी मकान बनाने के लिए वहाँ पे जेसीबी की परमिशन मांगता है या अन्य चीज़ें मांगता है, तो बहुत नियम कानून ये सरकार बताती है, प्रशासन बताता है। और कोई अन्य व्यक्ति जो अवैध कार्य कर रहा है तो उस पर लगातार शिकंजा नहीं कसती है। और मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, कोई अवैध कार्य हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे खबर विकासनगर से है, जहां ग्रीन हर्बल कंपनी पर पुलिस नारकोटिक्स और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। हर्बल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बनाई जा रही थी और मौके से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। कंपनी मालिक सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ANTF देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। ये विगत 1 वर्ष से संजय कुमार और शिव कुमार जो कि सहारनपुर के मूल रूप से निवासी हैं, उनके द्वारा एक किराए पे लेकर ये कार्य किया जा रहा था। ANTF देहरादून व सहसपुर थाने की टीम। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के 160 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि यह सम्मान बेहतर कर आदायगी के जरिए राज्य के विकास में योगदान देने वाले व्यापारियों को दिया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार से 20-20, यूएस और नैनीताल से 15-15 और अन्य जिलों से 10-10 व्यापारियों का चयन किया जाएगा। योजना में वही व्यापारी पात्र होंगे जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से कम है। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने अपने विभागों में एक नवाचार करने का काम करते हैं। पिछले दिनों जब जीएसटी कंपनसेशन की बारी आई थी कि हमारा जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हुआ था, तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम अपना जीएसटी कैसे बढ़ाएं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम उससे ऊपर उठे। बिल लाओ इनाम पाओ, लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के उन व्यापारियों को हम सम्मानित करें, जिससे प्रेरणा लेके अन्य व्यापारी भी फिर उसका और क्या कुछ करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 9 दिसंबर को हल्की बारिश और इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह आगे मौसम का क्या रहेगा? देखिए, 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार,
पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक्टिविटी 2 दिन जो है रहने वाली है उत्तराखंड में। जी सर, आगे मौसम का क्या रहेगा? खबर हरिद्वार से है, जहां शामपुर पुलिस ने नदी किनारे हुई अभय शर्मा की हत्या का खुलासा किया है। एसएसपी प्रेमन डोभाल के मुताबिक सट्टेबाजी के लालच में दोस्त नीरज और नागेंद्र ने अभय की रस्सी से गला दबाकर हत्या की और पत्थर से चेहरा कुचल दिया। नीरज गिरफ्तार हो चुका है, जबकि नागेंद्र की तलाश जारी है। 24 दिसंबर को श्यामपुर थाना क्षेत्र में रवासन नदी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा था, इसलिए पुलिस ने इसकी संजीदगी को देखते हुए शव की पहचान के लिए अपने सारे हम लोगों ने प्रयास किए थे, पर क्योंकि कोई भी आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं था, न कोई आईडी मिली थी, इसलिए पुलिस को उसको आइडेंटिफिकेशन करने में काफ़ी टाइम लगा। पुलिस ने फिर भी अपनी प्रयास को जारी रखते हुए लगातार हमारे एनसीआरबी और डीसीआरबी के थ्रू हम लोगों ने जितना मृतक की जो पहचान है उसको समीपवर्ती सभी राज्यों में भेजा था, पर तब भी कोई ऐसा हम लोगों को बहुत इसका फल नहीं मिल पाया था, प्रतिफल नहीं हुआ। इसी बीच में हमारी जो एसओ श्यामपुर इनकी टीम के द्वारा लगातार जिस क्षेत्र में ये शव मिला था उसकी बैक ट्रैकिंग कैमरे की और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे या लोगों से बात करके ये चीज़ प्रकाश में आई थी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर के मार्ग पर मैक्स और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के अल्हेर गांव का निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।